हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। मैं सुमन कौशिक स्वागत करती हूँ आपका मैजिकल स्टडीज़ पर। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट एजुकेशन के पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसकी हमने एक सीरीज़ शुरू की है जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे और आपको बहुत हेल्प होगी आपकी प्रैक्टिस करने में। तो आज हम एक सीरीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सीरीज़ 1 आज हम शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हम लगातार इसी तरह से क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपको अपने क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मीन्स ये पूछ रहा है नैक के बारे में। नैक NAAC मीन्स ये नैक के बारे में बात कर रहा है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल ये होती है। इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो भी मैं आपको देती जाऊंगी साथ साथ, ताकि उससे रिलेटेड भी अगर कुछ पूछा जाए तो आप उसका भी आंसर कर सकें। तो ये नैक जो है 1994 में स्थापित की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इससे रिलेटेड बातें क्या क्या हैं, जो सही बातें आप उसको लर्न करके रखिएगा। उच्चतर शिक्षा का मूल्यांकन मुख्यतः 2 चरण में होता है, ये ठीक है। परिषद के द्वारा 7 मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, ये भी ठीक है। 7 मापदंड किए जाते हैं, 7 पैरामीटर्स इनके पास हैं। ग्रेडिंग केवल सरकारी एजेंसियां करती हैं, तो ये सरकारी एजेंसियां खाली सरकारी नहीं होती हैं, प्राइवेट एजेंसियां भी कर लेती हैं। तो ये ऑप्शन गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया है, तो हमारा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ABCD ग्रेड के 4 विभिन्न वर्ग हैं, ये भी ठीक ऑप्शन है कि ABCD के 4 विभिन्न वर्ग होते हैं। ये ग्रेडिंग इस तरह से की जाती है। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। UGC के द्वारा रिकॉग्निशन एजेंसी रेगुलेशन किस वर्ष पारित किया गया था जिसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों को विशेष अधिकार दिए गए थे? देखो, UGC ने 2018 में, मीन्स ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसमें 2018 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। UGC ने ये जो एजेंसी जो थी वो रेगुलेशन एजेंसी की थी स्थापित और पारित किया गया था किस वर्ष में? उसको 2018 में। इसके अंतर्गत काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि जो MPhil और जो PhD वाले हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा सैलरी में भी, और उसका जो न्यूनतम जो उसका टाइम जो दे रखा था 14 से 16 घंटे, उसको भी न्यूनतम वर्ड वहाँ से हटा दिया गया है। तो काफ़ी सारी चेंजेस इसमें कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी जिसकी सहायता से गुणवत्ता के मानकों की जांच की जाती है? भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना, देखो भारतीय गुणवत्ता मीन्स नेशनल क्वालिटी काउंसिल की बात ये कर रहे हैं। नेशनल क्वालिटी काउंसिल 1997 में स्थापित की थी। ये 1997 में स्थापित की गई थी। इसके हमने अलग से भी वीडियो बना रखी है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो पर जाकर मैजिकल स्टडीज़ के से जब आप भारतीय गुणवत्ता परिषद खोलेंगे या फिर आप उसमें जाएंगे नेशनल क्वालिटी काउंसिल पे, तभी भी वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो थी 1997 में ये इसकी जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये किस लिए स्थापित की गई थी? ये 1997 में स्थापित की गई थी। इसके क्या क्या उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रीय एवं इसके हितों को बढ़ावा देना, नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित करना, गुणवत्ता आंदोलन को प्रेरित करना। गुणवत्ता आंदोलन, देखो गुणवत्ता परिषद है तो गुणवत्ता तो ज़रूर होगा। अब गुणवत्ता जो है भारतीय जो है सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ जो उद्योग कंपनी है, बाकी सारे राष्ट्र और उसके हितों के लिए भी काम करेंगी। तो 2 ऑप्शन अगर आ गए हैं तो तीसरा ऑप्शन भी हम करेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि जब 2 ऑप्शन ठीक जा रहे हो तो हम डी पे जाएंगे कि उपरोक्त सभी जो है वो उसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट मूव टू द 5th क्वेश्चन इज कि भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मीन्स अब दोबारा वो नेशनल क्वालिटी काउंसिल के बारे में ही बात कर रहा है। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। असत्य बताना है, गलत बताना है। यह संगठित तौर पर प्रमुख भागीदारी निभाता है, मीन्स संगठित, ये ऑर्गेनाइज्ड तौर पर काम करता है,
एक अध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी साथ 38 मेंबर्स होते हैं। हमने इस वीडियो में ये भी सारी बातें बताई गई थी कि 38 मेंबर्स होते हैं, उसमें अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी शामिल होते हैं। इसे पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। पीपीपी मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मीन्स यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप से ये मॉडल बना होता है और उसी के बेसिस पे ये बनाया जाता है पीपीपी मॉडल पर। अब ये पीपीपी मॉडल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर हाईवे जब भी बनाए जाते हैं तो ये पीपीपी मॉडल पे बनाए जाते हैं। आपके जो रेलवे जितने भी रेलवे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी सब आपके पीपीपी मॉडल पर ही आधारित होते हैं। तो ये इसका जो है ये ऑप्शन भी ठीक है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, तो देखो इस मुख्यालय है वो हैदराबाद में नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन गलत है और इसने गलत असत्य ही पूछा गया है। तो 55 का आंसर हो गया डी। 56 का क्या कहता है, अफ्रीकी उच्च शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन एवं प्रत्यायन और सामंजस्य किस प्रकार की गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी की पहल है। देखो ये जहाँ पे जो अफ्रीका में जैसे ये कंपनी बनाई गई थी, एजेंसी जो बनाई गई थी, ये किस लिए बनाई गई थी, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि अफ्रीकी उच्च शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन एवं प्रत्यायन और सामंजस्य का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करना, अफ्रीका भर में आम गुणवत्ता भाषा विकसित करना, महाद्वीपीय लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करना। देखो प्रशिक्षण तो ये देता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करता है, तो दोनों जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात है और एक जगह ये बात है कि गुणवत्ता भाषा विकसित करना। तो गुणवत्ता भी जो है वो आश्वासन, क्योंकि गुणवत्ता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी गुणवत्ता की बात की गई है। तो ये तीनों जो है ऑप्शन ठीक है, तो हम उपरोक्त सभी पे हम लगा सकते हैं। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जा सकता। देखो किसे शामिल नहीं किया जा सकता की बात कर रहे हैं ये, कि इसमें ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। देखो यहाँ तो नैक की बात की गई है, NAAC नैक की बात की गई है, यहाँ पे AICTE की बात की गई है। तो ये जो हैं ये दोनों तो इंक्लूड की जा रही हैं। अब तीसरी हमारी आ गई इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, तो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग भी जो है वो INC भी जो है वो इंक्लूड की जाती है। अब बची हमारा सी ऑप्शन राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला, तो इसको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलेगी और ये स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। देखो पोका योग का तात्पर्य अनजाने में त्रुटियों की रोकथाम करना है। पोका योग का तात्पर्य जो है वो जो भी हमारे से अनजाने में जो गलतियाँ हो जाती हैं उसकी त्रुटियों का रोकथाम में से जो मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं उसको रोकना है, तो ये ठीक है। पोका योग मॉडल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो चेंज मैनेजमेंट या परिवर्तन प्रबंधन की जब हमने बात की थी उसमें हमने सारे मॉडल डिस्कस किए थे। पोका योग मॉडल भी डिस्कस किया है, जस्ट इन टाइम मॉडल भी डिस्कस किया है और जो 3 स्टेप मॉडल कर्ट लेविन का जो 3 स्टेप मॉडल है वो भी हमने डिस्कस किया। तो तीनों मॉडल जो है वो चेंज मैनेजमेंट की में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम वो तीनों के तीनों जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में, तो आप वहाँ जाके उन वीडियोस को डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पोका योग मॉडल जो है वो जो मिस्टेक्स को रोकता है, यस ये रोकता है। इस विधि को जापानी इंजीनियरिंग शिंजी शिंगो ने विकसित किया था, ये भी ठीक है। देखो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मॉडल है वो शिंजियो शिंगो ने शुरू किया था और पोका योग का उद्देश्य शून्य दोषों को प्राप्त करना है। मीन्स शून्य दोष मतलब वो चाहते हैं कि कोई गलती से भी गलती ना हो। तो ये जो है तीनों के तीनों करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा देखते हैं कौन सा हो। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पे हम जाएंगे। जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को बताता होगा तो दैट इज़ हमारा डी ऑप्शन जो है वो तीनों बता रहा है, क्योंकि तीनों चीज़ें हमारी तीनों स्टेटमेंट ठीक स्टेटमेंट थे हमारे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विफलता की लागत एक निर्माता द्वारा किया गया दोषपूर्ण कार्य का परिणाम है। देखो, विफलता की लागत मतलब ऐसी डूबी हुई रकम, हम इसको कह सकते हैं कि डूबी हुई रकम को हम विफलता की लागत कहते हैं। और ये जो होता है ये दोषपूर्ण कार्य की वजह से ही होता है। मीन्स जब कोई काम गलत हो जाता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है वो गलत बन गया है, तो उसके बाद जो नुकसान हमें होता है उस लागत को हम कहते हैं विफलता की लागत। तो ये दोषपूर्ण कार्य का परिणाम है। यस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो गलत बन गया है या उसकी कुछ गलत उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, तो वो सारा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये गलत बनाने की वजह से या दोषपूर्ण कार्य की वजह से हो सकता है। निवारक लागत की गुणवत्ता की लागत का भाग माना जाता है। देखो, निवारक लागत मीन्स जो हम अपने वर्कर्स को जो ट्रेनिंग देते हैं उसके ऊपर जो लागत लगती है उस लागत को निवारक लागत कहते हैं। तो अब जो वर्कर्स को जो ट्रेनिंग दे रही है, जो एजुकेशन या उसको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, अपने कार्य में कुशलता के लिए जो काम सिखाया जा रहा है, उसके लिए उसका वह हमें बहुत आगे जाके फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए गुणवत्ता की लागत का भाग माना जा सकता है कि उससे जो है वो कुछ ना कुछ गुणवत्ता में या क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ही आएगी। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। तो दोनों ऑप्शन अभी तक ठीक जा रहे हैं आपके। थर्ड ऑप्शन है, व्यवसाय में लागत लाभ विश्लेषण का प्रयोग सर्वप्रथम जूल्स ड्यूपिट ने किया था। देखो, व्यवसाय में लागत लाभ मीन्स जो भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को सबसे पहले जूल्स ड्यूपिट ने प्रयोग किया था। तो ये भी एक सही ऑप्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसमें से देखो, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जिसमें ये तीनों ऑप्शन है वो कथन सही माना जाएगा। 1, 2 एंड 3 ये तीनों सही वाला ऑप्शन है, तो ये तीनों सही ऑप्शन माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन 11 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें समझ आ जाएंगी। देखो, लागत प्रभावित विश्लेषण यहाँ पे हमने बात की थी कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस जो है वो एक जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसी का एक विकल्प है। तो इसमें इसके सामने इसका ऑप्शन ये दे रखा है, तो इसको हम इसके साथ मिलान कर सकते हैं कि ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसी का एक हिस्सा या उसका विकल्प जो है वो ये है इफेक्टिवनेस एनालिसिस। नेक्स्ट है मूल्यांकन लागत। अभी हम मूल्यांकन लागत की हम बात करते हैं कि मूल्यांकन लागत क्या होता है। ये एक ऐसी लागत होती है कि जो हमें कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी करने से पहले जब हम उस प्रोडक्ट का सुपरविजन करते हैं या उसको भेजने से पहले जब हम उसकी निरीक्षण करते हैं, तो इस तरह का जो लागत जो लगती है सुपरविजन में, उस लागत को मूल्यांकन लागत हम कहते हैं। तो मूल्यांकन लागत जो है वो निरीक्षण और समीक्षा के लिए यूज़ की जाती है। तो निरीक्षण और समीक्षा के लिए मूल्यांकन लागत का यूज़ किया गया। निवार्य लागत में हम ये कह सकते हैं कि जो निवार्य लागत है, जो हमने वर्कर्स को जो ट्रेनिंग दी है उसके बारे में बताता है। तो निवार्य लागत जो है और वो एक गुणवत्ता लागत का ही एक हिस्सा होता है कि जो भी हमने अपनी लागत लगाई है उसका ही गुणवत्ता को इम्प्रूव करता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग से इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये जो है वो गुणवत्ता लागत का एक हिस्सा है और उससे गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट रहती है। तो इसका ऑप्शन सी ही हो गया। अब बचा हमारा लास्ट बी ऑप्शन कि गुणवत्ता आश्वासन अगर हम देते हैं, क्वालिटी का आश्वासन अगर देते हैं, तो उससे जो है वो विशेष सुधार ही होता है। तो ये अपने आप इससे ज्वाइन हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हमारा सिंपल ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड और डी का फोर्थ मिला हुआ है। दैट इज़ 1, 2, 3 एंड फोर्थ ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि निजीकरण के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में नियोजित प्रणाली के तहत परिवर्तन संभव है। निजीकरण के अंतर्गत देखो, निजीकरण मीन्स प्राइवेटाइजेशन के अंदर कोई भी काम किया जाता है या शिक्षा में भी प्राइवेटाइजेशन की तरह कराई जा रही है। आजकल शिक्षा भी जो है वो प्राइवेट शिक्षा दी जा रही है। तो यहाँ पे नियोजित प्रणाली, नियोजित का मतलब यहाँ पे हो गया प्लानिंग से। जो कोई भी चीज़ हम प्लानिंग से अगर हम करते हैं तो प्लानिंग के तहत परिवर्तन संभव है। अगर हम प्लानिंग से करेंगे तो यहाँ पे परिवर्तन लाना संभव हो सकता है। चाहे हमें करिकुलम चेंज करना हो उसका या कोई और चेंज हमें शिक्षा में लाना हो तो हम प्लानिंग करके ला सकते हैं। तो ये सही ऑप्शन इसका माना जाएगा। दूसरा है मूविंग के अंतर्गत संदेहास्पद विषम वस्तु को लेकर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो
ठीक है। अगर आप जब कर्ट लुईन का जो 3 स्टेप मॉडल है जब आप वो पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि मूविंग जो सेकंड स्टेप है इस मॉडल का इसमें क्या किया जाता है कि आपको जो भी संदेह चीज़ें लगती हैं, जैसे हम अपने संस्थान में अपने इंस्टीट्यूट में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, तब हमें क्या लगता है कि हमें ये चेंजेस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम मूविंग स्टेप से पहले अनफ्रीज किया जाता है, जो भी हमारा जिस प्रोसेस से हम चल रहे होते हैं उस प्रोसेस को पहले ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके बाद मूविंग मीन्स जो भी जिस चीज़ पे भी डाउट होता है उसको अपनाने की कोशिश की जाती है और उस चीज़ों को क्लैरिटी देकर, मतलब जो भी संस्थान के मेंबर्स हैं जुड़े हुए हैं उनको हर चीज़ से क्लैरिटी देकर फिर आगे उनको समझाया जाता है और उससे वो उसमें लोगों के दिमागों में चेंजेस आता है और उस चेंज के आने के बाद जो है उसमें चेंज आने के बाद वो उसको अपना लेते हैं, उस बात को अपना लेते हैं और उसमें जो है परिवर्तन लाना संभव हो जाता है। तो ये एक तरह का मूविंग स्टेप है और अच्छी तरह से आप अपना वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम ऑप्शन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये दोनों स्टेप देखो, इसमें जो है दोनों स्टेप जो है दोनों स्टेटमेंट ठीक मानी जा रही है, तो 1 और 2 जो है वो सही मानी जाएंगी। तो 12th का सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। नाउ टॉक अबाउट द 13 क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। विफलता की जो लागत है, विफलता की लागत मीन्स हमने अभी बात की थी कि जो भी कुछ गलत काम जो हो जाता है उसकी वजह से जो कोई लागत में जो कोई लागत है दोषपूर्ण कार्य की वजह से, मीन्स कोई मिस्टेक की वजह से, तो उसको कहा जाता है। तो दोषपूर्ण कार्य का परिणाम जो है विफलता की लागत है। विफलता की लागत इसको हम बोलते हैं, डूबी हुई रकम बोलते हैं इसको हम। पोका योग मॉडल की भी हमने एक बार बात की थी लास्ट क्वेश्चन में, बट इसमें देखो पोका योग मॉडल में हमें कोई भी जो मिस्टेक है उसको अवॉइड करना है, दैट इज शून्य दोष प्राप्त करनी है। जस्ट इन टाइम मॉडल, जो जस्ट इन टाइम मॉडल है ये हमने बात की थी और इसमें हम कर सकते हैं कि गुणवत्ता मापन कर सकते हैं या निरंतर सुधार प्रक्रिया। जस्ट इन टाइम मॉडल होता है कि जस्ट जैसे ही कोई ऑर्डर आता है जस्ट उसी टाइम पे हम उसको बना कर देते हैं, तो मीन्स उससे हमारे प्रोडक्ट्स में सुधार आता है, तो निरंतर सुधार की प्रक्रिया हम इसको कह सकते हैं। मूल्यांकन लागत मीन्स हमें लास्ट में जब हम अपना प्रोडक्ट को डिलीवरी कर रहे होते हैं उस टाइम हमें अपने प्रोडक्ट की निरीक्षण करके समीक्षा करके तब भेजते हैं। तो इससे जो है वो गुणवत्ता का मापन होता है कि जो भी हमने चीज़ बनाई है वो कहीं गलत तो डिलीवरी नहीं हो जाएगी। अगर गलत डिलीवरी होगी तो फिर वो वापस आएगी और उससे जो है हमारी लागत वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए पहले ही मूल्यांकन लागत लगाकर उसके निरीक्षण फिर ही भेजा जाता है सामान, इसीलिए इसको गुणवत्ता का मापन भी कह सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है ए का साथ सेकंड है, बी के साथ फर्स्ट है और सी इज़ फोर्थ मीन्स ये ऑप्शन हमारा ठीक लग रहा है, सी ऑप्शन का। अब हमारा ऑप्शन क्वेश्चन 14 का कहता है, इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद मतलब नेशनल क्वालिटी काउंसिल की बात करी गई है। तो क्वालिटी काउंसिल में क्या किया जाता है, ये पीपी मॉडल पर अभी हमने डिस्कस किया था, उसके 4 स्टेप भी थे। ये पीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये है डिस्कस किया गया है, मतलब इसके ऊपर ये आधारित है। तो ए का सेकंड ऑप्शन इसमें आ रहा है, तो ए का सेकंड ऑप्शन इसी में है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है। अगर आपको 1 या 2 जानकारी भी हैं, बहुत सारी काउंसिल्स की या परिषद की जानकारियाँ नहीं हैं आपके पास, तो आप 1 या 2 जानकारी बिल्कुल परफेक्ट जानकारी है आप उसके बारे में, तब भी आप अपने आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। रीफ्रेजिंग परिवर्तन में नवीन मूल्यांकन प्रणाली का क्रियान्वयन किया जाता है। देखो रीफ्रीजिंग में नवीन मूल्यांकन प्रणाली, रीफ्रीजिंग में कर्ट लुईन का ही एक ऐसा स्टेप है जो 3rd स्टेप माना गया है। इसमें जो भी हमें नई चीज़ें ऐड करनी है हम उसमें कर देते हैं, तो ये ठीक है। जस्ट इन टाइम मॉडल को जापानी कंपनी हिताई ने बनाया था। ये हिताई, देखो हिताई कंपनी ने टोयोटा कंपनी का बनाया गया है, तो टोयोटा ने बनाया है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, तो इसमें सही नहीं है। तो आपका मतलब बी ऑप्शन। तो आपको ये मतलब कहने का मतलब है आपको ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए।
सी ऑप्शन में भी पोका को दोषों को समाप्त करने के लिए, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि पोका मॉडल जो दोषों की समाप्त करने के लिए प्रक्रिया है, इसमें गुणात्मक में वृद्धि होती है, इससे गुणात्मक में वृद्धि होती है। और डी जो है वो गुणवत्ता लागत को सर्वप्रथम फ्रीजेनबॉम ने, यह भी सही है। सिर्फ एक ऑप्शन जो हमारा बी था वो हमारा निकल के आ चुका है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 और सूची 2 इसमें भी दी गई है। अनफ्रीजिंग परिवर्तन परिवर्तन का स्थायी रूप है। देखो अनफ्रीज कर दिया, अभी तो सिर्फ अनफ्रीज किया, मीन तो ब्रेक डाउन किया है, जो भी हमारे जैसा भी संस्थान चल रहा था उसमें सिर्फ अभी चेंज लाना स्टार्ट किया है, तो परिवर्तन का स्थायी रूप तो नहीं हो सकता, ये परिवर्तन का पहला चरण हो सकता है। ठीक है, तो ए का फोर्थ ऑप्शन, ए का फोर्थ जो है वो 2 जगह दे रखा है। अभी हमें और देखना है मूविंग परिवर्तन, मूविंग मतलब इसको सेकंड स्टेज पे आ गई है, तो इसमें जो है वो ये परिवर्तन का स्थायी है, इसमें भी परिवर्तन को स्थायी नहीं माना जा सकता। हम जो अनफ्रीजिंग करते हैं, फिर मूविंग करते हैं, उसके बाद रीफ्रीजिंग करते हैं, तो रीफ्रीजिंग जो है दोबारा जब फ्रीज कर देते हैं तो ये परिवर्तन का स्थायी रूप माना जाता है। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट माना जाएगा। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन, सी का फर्स्ट यहाँ है। ये 2 ऑप्शन हमारे पास आए, उसके बाद हमने दोबारा चेक किया, रीचेक किया, तो हमने बी ऑप्शन हमारा निकल के आया है, तो इसका जो है वो बी करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सूचियाँ 2 दी गई हैं, दोनों का मिलान करना है। पोकायोग मॉडल शिंगो ने दिया था, यस ये तो ठीक है, मतलब ए का फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। गुणवत्ता लागत जो दी थी फिगमबाम ने दी थी, ये भी ठीक है, सेकंड आ गया। परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल जो है वो कर्ट लेविन ने दिया था, ये हम बार बार कर रहे हैं परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल, 3 स्टेप मॉडल के बारे में, तो कर्ट लेविन, ये भी ठीक आ रहा है। और जस्ट इन टाइम मॉडल जो है वो प्लेनार्ट ने दिया था, तो जस्ट इन टाइम मॉडल 4th, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आया है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित कथनों के पर विचार कीजिए। मूल्यांकन लागत गुणवत्ता नियंत्रण लागतों की एक विशिष्ट श्रेणी माना जाता है। देखो मूल्यांकन मतलब जब हम निरीक्षण करते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट्स को जब भेज रहे होते हैं, उसके टाइम जो निरीक्षण है, सुपरविजन किया जाता है, उस लागत को मूल्यांकन लागत बोला जाता है। तो मूल्यांकन लागत ही गुणवत्ता नियंत्रण लागतों की एक विशिष्ट श्रेणी में है, यस, क्योंकि इससे गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट ही कुछ आ रहा है, तो ये गुणवत्ता लागत की एक विशेष श्रेणी में आ गया। दूसरा ऑप्शन है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना वर्ष 1957 में भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा के अधीन की गई थी। देखो ये जो भारतीय मानव मतलब HRD के नहीं थी, ये भारतीय उद्योग ने स्थापित किया था। तो भारतीय उद्योग PP मॉडल पे जो हमारा स्थापित है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे, तो इसने स्थापित किया था यहाँ, और ये जो भारतीय उद्योग मंत्रालय ने स्थापित किया था, तो ये जो है वो HRD का नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन खाली करेक्ट है, केवल फर्स्ट पे जाएंगे हम। क्वेश्चन 19, इसमें भी 2 सूचियाँ दी गई हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, इनके सन आपको याद होने चाहिए। अगर आपको किसी का भी एक भी ईयर याद है परफेक्टली, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन मीन्स नैक हुआ था 1994 में, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो ये नैक का आप ईयर याद रख ली 1994, मीन्स ए का थर्ड ऑप्शन ठीक होना चाहिए। ए का थर्ड 2 जगह दे रखा है। एक ऑप्शन और देखते हैं, भारतीय गुणवत्ता परिषद मीन्स हमारा जो नेशनल क्वालिटी काउंसिल है वो 1997 में इसका स्थापित किया गया था। तो ये बी का जो है फर्स्ट ऑप्शन, तो बी का फर्स्ट मीन्स ये गलत हो गया हमारा, और ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, तो हम इस पे डी पे जाएंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन नंबर, वो क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय गुणवत्ता परिषद में अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी सहित 38 सदस्य होते हैं। यस, ये जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है उसमें 38 मेंबर्स होते हैं, वो अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी को मिलाकर। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद भारत सरकार के अधीन एक उच्च शिक्षा गुणवत्ता जांच संस्थान है। मीन्स ये जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, इससे जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की जाती है। यस, इससे गुणवत्ता की जांच की जाती है और ग्रेडिंग भी की जाती है। तो इसका ऑप्शन अब चेक, और इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है कि लागत प्रभावित विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण का विकल्प माना जाता है। यस, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इफेक्टिवनेस एनालिसिस जो है वो उसका
बेनिफिट एनालिसिस का ही एक विकल्प माना जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इस मीन्स डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन माना जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए। धन्यवाद।